वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल कंबाइंड स्टडी पॉइंट। मैं रवि जमना स्वागत करता हूँ कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सबका। ठीक है भाई, तो आज जो क्लास हमारी होगी उसमें हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं और इनकम टैक्स की हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने देखी नहीं है तो देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम आज से हमारी क्लासेस में एक नया जो है वो शेड्यूल डाल रहे हैं। ठीक है, क्लासेस में एक नया पॉइंट डाल रहे हैं कि जैसे ही मेरी क्लास एंड हुआ करेगी उसमें मैं आपको डेली का क्वेश्चन पूछा करूँगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको जितना पढ़ाया गया है वो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से और आप उसकी रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी इग्नू के लिए उनमें मैं डेली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और वीडियो के एंड में आप उसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इनकम टैक्स के अंदर, तो एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स का एक्ट सिखाया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके बारे में मैंने आपको सिखाया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसका क्या लॉजिक है, वो कैसे हमारा चलता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे बात करी थी कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, और दूसरी हमने बात जो करी थी वो करी थी प्रीवियस ईयर की। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट ईयर वो होता है जो एट प्रेजेंट चला हुआ है। ठीक है, एट प्रेजेंट जो पीरियड है यानी कि हमारा 2021 से लेकर के 22 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या होता है, असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर में मैंने आपको बताया था 20 से लेकर 21 तक। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होती है और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन उससे अगले साल होती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने जो है वो डिस्कशन कर लिया था। अब आपके सामने एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है क्या, कि हम पर्सन के बारे में देखेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, पर्सन के बारे में। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि किसकी लायबिलिटी बनती है टैक्स की। ठीक है, कौन सा पर्सन होता है जिसकी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट होती है या किसकी इनकम जो है वो डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही समझ आ गया इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ग्रुप में से। ठीक है, वहां से आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे पर्सन के बारे में। ठीक है, पर्सन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हमारे जो इनकम टैक्स है उसके अंदर हम 7 लोगों की इनकम कैलकुलेट करते हैं और उनके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन कौन कौन है, या आप कह सकते हैं कौन कौन से वो लायबल पर्सन है जिसके ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, इसके हिसाब से हमारे पर्सन कौन कौन है जिनको पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। द फॉलोइंग आर, जैसे जैसे मैं लिखवाता हूँ उसके आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इनकम टैक्स के अंदर। द फॉलोइंग आर द पर्सन which include in the category, which is included in category, कौन कौन है जो पर्सन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति को हम कह देते हैं, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, जिसके इनकम के ऊपर कैलकुलेट हो रही है इनकम, जैसे एक हाउस होल्ड होता है। ठीक है, उसको हम क्या देते हैं कि वो क्या है, एक इंडिविजुअल है और उसके इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपके साथ जो होता है पर्सन उसे हम बोलते हैं द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, हिंदू परिवार। ठीक है, इसकी हम जो है टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। किस किस की, द हिंदू, आपने पढ़ा होगा हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस के बारे में, है ना। ये एक सोल क्या होती है भाई, एक सोल ट्रेड होती है ना।
किस तरह से इसमें बिजनेस होता है और जो करता है वही सारी मैनेजमेंट करता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो भी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होगी, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स वाला। उसके बाद हमारे पास जो आगे पॉइंट बनेगा वो होता है कंपनी, ठीक है। एक कंपनी जो होती है चाहे वो प्राइवेट है या वो पब्लिक है, हर एक कंपनी को अपनी इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन उसे करनी है, ठीक है। तो जब भी मैं पर्सन का जिक्र आएगा तो उसमें 7 लोगों का आपने एकदम ध्यान रखना है। 7 लोगों को एक फ्लो में याद कर लीजिए। सबसे पहले हमने एन इंडिविजुअल इसके बारे में देखा, दूसरा द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, और तीसरा हमने अभी जो पढ़ा वो है कंपनी, ठीक है। आगे देखिए 4th नंबर पॉइंट पर जो आता है उसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, फर्म के बारे में, ठीक है। कोई भी फर्म, उसके इनकम भी कैलकुलेट होती है और उसके ऊपर फिर टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 4 पॉइंट की बात करी है, आगे करते हैं हमारे, ठीक है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब आगे देखिए हमारे पास जो आगे पर्सन की कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। 5th नंबर पर हमारा जो पॉइंट है वो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कुछ लोगों का एक समूह या कुछ लोगों की एक समिति, उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कुछ लोगों की क्या होती है, ये समिति होती है जो अपने इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, कौन भाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है लीगल अथॉरिटी, ठीक है, लीगल अथॉरिटी, ठीक है भाई। लीगल अथॉरिटी भी आपका पर्सन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, कि किस तरह से लीगली, यानी कि जो लीगल बॉडी है यानी जो गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से बनी है उसे बोलते हैं लीगल अथॉरिटी। यानी ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट का एक्ट फॉलो कर रही है या गवर्नमेंट के बनाए रूल्स फॉलो कर रही है उसे हम बोलते हैं लीगल अथॉरिटीज, ठीक है। लीगल अथॉरिटी में आपके ये सब आ जाते हैं, यानी कि आपके जितने भी कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब में है वो सारे इसमें आ जाते हैं, उनकी इनकम का भी तो टैक्स कैलकुलेशन होता है ना, तो वो लीगल अथॉरिटी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा एवरी अदर ऑफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी अदर ऑफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। ये एवरी अदर मतलब इसके अलावा कोई भी जुडिशियल पर्सन जो होता है वो पर्सन की कैटेगरी में हम उसको पढ़ते हैं। तो हमने अभी पर्सन को देखा, उसमें सबसे पहले होता है इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी आपका व्यक्ति विशेष। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, कंपनी आपका होता है, इसके अंदर फर्म होता है। उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, लीगल अथॉरिटी एंड ऑफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे हमारे क्या बचे, पर्सन की कैटेगरीज है। आगे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म जो आती है वो होती है असेसी, ठीक है। असेसी उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन, मतलब इन्हीं पर्सन में से, ये सारे जो हमने पर्सन पढ़े, इन इनकम के ऊपर, इनकी इनकम के ऊपर अगर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है तो इनको हम क्या बोलेंगे, असेसी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, असेसी। आगे जो हेडिंग आपकी बनी है वो क्या है बच्चे, असेसी, ठीक है, करदाता, ठीक है। असेसी होता है जिसने कर को पे करना है, कर देना है, ठीक है, उसे बोलते हैं असेसी। तो असेसी के बारे में डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 असेसी इज इंक्लूडेड द फॉलोइंग पॉइंट। मतलब मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जिनमें एसएससी होगा, यानी इन पॉइंट से आप ये डिसाइड करोगे कि वो जो पर्सन है वो क्या है, एसएससी है, यानी उसके इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है।
तो नंबर 1 अगर आप लिखें, द पर्सन हु इज liable to pay tax, the person who is liable to pay tax, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो लाइबल हो गया है यानी कि पूरी तरह से एलिजिबल है इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इनकम की लिमिट होती है अलग अलग पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या लिमिट है, यानी उसकी जो लिमिट है वो कब क्रॉस होगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और कब उसकी इनकम के ऊपर टैक्स की एग्जम्पशन होती है, एग्जम्प्ट होता है, तो वो हम सारी बातें आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया, द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज नोन एज असेसी, ठीक है भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, द पर्सन हु इज लायबल टू पे पेनल्टी एंड interest along with the tax amount, ठीक है। अगर कोई एसएससी या आपका इनकम टैक्स जिसका मतलब कैलकुलेट हुआ है और उस पर्सन ने टाइम पे अपना टैक्स जो है वो डिपॉजिट नहीं करवाया डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका जो टैक्स का अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है, आप उसे जिसे बोल सकते हैं कि ब्याज लगता है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होएगा, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एसएससी बोलेंगे भाई, ठीक है। 2 पॉइंट आपके हो गए इसमें, आगे देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ भाई। जो मैं लिखवा रहा हूं अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, आप इसके नोट्स जो है वो बनाते हुए चलें, ठीक है ना। आगे देखिए, द पर्सन अपॉन whom the proceeding of assessment have been started, यानी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर असेसमेंट करने की सारी प्रोसीजर जो है वो शुरू हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे, असेसी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके इनकम को कैलकुलेट किया गया है और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी इनकम टैक्स असेसमेंट की जो प्रोसीडिंग होती है वो शुरू कर दी गई है, उस पर्सन को असेसी कहा जाएगा। आगे देखिए भाई, हमारे पास होता है डीम्ड असेसी, एक आपका डीम्ड असेसी होता है, उसको भी इंक्लूड करेंगे असेसी के अंदर। डीम्ड असेसी इंक्लूडेड इन द असेसी, असेसी में डीम्ड असेसी को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं उनको अच्छे से लिखते चलिए। द पर्सन हु इज deemed to the assessee in default, यानी एक ऐसा पर्सन जो असेसी बन गया है डिफॉल्ट की वजह से, ठीक है, मतलब किसी गलती की वजह से वो असेसी बन गया है, तो उसको हम बोलते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इनकम को छुपा रहा और फिर उसकी इनकम जो है वो कहीं ना कहीं उजागर हो गई है अचानक से, और फिर उसकी इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन अगर करी जा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, असेसी इन डिफॉल्ट। द पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट इज आल्सो असेसी, ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे, असेसी हम जो है कहेंगे भाई, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये सारे आपके क्या है, एसएससी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, करदाता हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बनता है भाई, एसएससी क्या होता है, डिफाइन एसएससी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसएससी कौन है, उसकी क्या लायबिलिटी है, तो आप इसमें ये सारे पॉइंट जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे चलिए। अब हमारे पास जो एसएससी है उसके हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसएससी। आपका जो एसएससी है उसके कितने टाइप हैं। नंबर 1 आपका ओरिजिनल एसएससी होता है, यानी वो एसएससी जिसकी इनकम जो है वो
रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट हुई है और उसकी टैक्स की जो है वो लायबिलिटी कैलकुलेट करी गई है, उसे बोलते हैं ओरिजिनल असेसी। ठीक है। देन दूसरा आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी के केस में जो भी रिप्रेजेंटेटिव बना है, यानी डीम्ड एसएससी की तरफ से जो व्यक्ति बनाया गया है इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या इसके इनकम के ऊपर बेनिफिट लेने के लिए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी क्या बन जाएगा, एसएससी बन जाएगा। मान लो कोई भी एम्प्लॉय है और उसकी जो है क्या चली गई है, ठीक है, उसकी मतलब कोई एक्सीडेंटल की वजह से कोई कॉज हुआ और जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो अपनी क्या नहीं कर पाया, ड्यूटी को सही से नहीं कर पाया, तो क्या किया गया, उसकी ड्यूटी किसी दूसरे पर्सन को दे दी गई। तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो पर्सन गया है, ठीक है, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो जो उसकी इनकम बनेगी ना, उस इनकम के ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट होगा, उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डीम्ड असेसी। एंड लास्ट आपका थर्ड वन वो आपका है असेसी इन डिफॉल्ट, यानी जो असेसी गलती से बना है, अभी मैंने बताया था आपको, यानी ऐसा असेसी जो गलती से बन गया है, यानी वो इनकम किसी और की थी लेकिन अंडर हेड उस पर्सन के दिखाई गई जिस पर्सन ने उस इनकम को अवेल किया। ठीक है, तो वो उसके ऊपर टैक्स जब कैलकुलेट किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। क्या बन जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट, यानी वो अपनी लायबिलिटी को छुपा रहा था लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब उसको क्या करा, चेक करा, उसके अकाउंट चेक करे, ऑडिटिंग जब हुई तो पाया गया कि वो क्या है, एक असेसी है जिसके इनकम के ऊपर कैलकुलेट करना जरूरी था टैक्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ द असेसी। ठीक है, आगे देखिए भाई, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, आगे देखिए पॉइंट। तो भाई आज हम इतना ही करेंगे। हमने आज क्या क्या करा भाई, पर्सन के बारे में पढ़ा और असेसी के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने टाइप्स ऑफ असेसी, ये सब डिस्कशन आज किया। ठीक है, कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इनकम के बारे में देखेंगे कि वो कौन से सोर्स हैं जो हम इनकम की कैटेगरी में रखते हैं, यानी क्या कौन से इनकम है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपने यहीं तक करना है और आप मुझे बताएंगे कि क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन उसको हम असेसी बोल सकते हैं? क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एसएससी कहा जा सकता है? ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है। ठीक है, अगर आपका आंसर यस है तो उसका रीजन बताएंगे कि क्यों है, और अगर नो है आपका आंसर तब भी उसका रीजन बताएंगे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एसएससी की कैटेगरी में रखना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कंबाइंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच।